हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत से पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। Hassan Nasrallah has been killed. Killing of Hezbollah leader Hassan Nasrallah. लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े ईरान के इरादों में कोई तब्दीली नहीं आई है। दरअसल ईरान बहुत जल्द पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है। आइए जानते हैं क्या है ईरान का मास्टर प्लान, क्या है ईरान का मकड़जाल। दुनिया का नक्शा देखें और नजर डालें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी पर। ये मुल्क सबसे ज्यादा हाईलाइट मिलेंगे। ये वो मुल्क हैं जिनका दुनिया में दबदबा है। साम दाम दंड भेद इनके हथियार हैं। अमेरिका तो इतना ताकतवर है कि उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। इतना ताकतवर कि वो किसी भी मुल्क में चौधरी बनने घुस जाता है। तेल की जंग हो या सरहदों की, ट्रेड वॉर हो या फिर हथियारों की होड़, या चाहे हो किसी मुल्क का अंदरूनी मसला, अमेरिका हर जगह। भले 1776 से लेकर अब तक अमेरिका ने सैकड़ों मुल्कों में तोड़फोड़ की हो, लेकिन इस बार वो मिडिल ईस्ट में बुरी तरह घिर गया है। सवाल है क्यों? क्योंकि उसका शिकार करने के लिए ईरान ने मकड़ी वाला रेशमी जाला बुना है, और ये जाल है ईरान की प्रॉक्सी आर्मी, जो उसने मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों में तैयार करके खड़ी कर दी है। ईरान का सबसे करीबी मुल्क है इराक। इराक के अंदर ईरान समर्थित गुटों पर नजर डालें तो ये हैं कताइब हिजबुल्लाह, असहब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा, बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कताइब सैयद अल शुहादा। बहरीन में जाइए तो वहाँ पर दो बड़े गुट हैं जो ईरान की प्रॉक्सी आर्मी का हिस्सा हैं, अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार। यमन में पहुंचिए तो यहाँ है खतरनाक इरादों और समुद्री ताकत को समेटे हुए अंसारुल्लाह यानी कि हूती। सीरिया में है ज़ैनाबियों ब्रिगेड, फातिमियों डिवीजन। इन दो के अलावा यहाँ पर इराक में चल रहे शिया मिलिशिया गुट भी मौजूद हैं जो ISIS के आतंक से सीरिया के बशर अल असद की सरकार को बचाने आए थे। सीरिया से आगे बढ़िए तो यहाँ है हिजबुल्लाह, जिस पर इजराइल ने अभी हाल फिलहाल में पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर पैनल में ब्लास्ट कराकर हमला किया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया में भी मौजूद हैं। लेबनान के बाद फिलिस्तीन को देखिए, यहाँ पर भी दो ईरान समर्थित गुट एक्टिव हैं, एक है हमास और दूसरा फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद। ये नक्शा आपको पूरी पिक्चर दिखाने के लिए काफ़ी है कि कैसे ईरान ने अपने इर्द गिर्द जाल बुना है। ईरान की ताकत क्या है ये इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पता है, लेकिन ईरान की जो प्रॉक्सी आर्मी है उसके इरादे क्या हैं ये पता लगाने में इजराइल और अमेरिका हताश हैं। इसलिए एक तरफा बमबारी को जायज़ ठहराने के लिए पश्चिमी मुल्क ईरान की प्रॉक्सी आर्मी को आतंकवादी गुट घोषित कर चुके हैं। मगर मिडिल ईस्ट के जिन मुल्कों में ईरान समर्थित गुट हैं वहाँ अमेरिका की सेनाओं का ठहरना मुश्किल हो गया है। बचाने के लिए अमेरिका को बड़ा खर्च करना पड़ रहा है। अमेरिका यहाँ से निकलने को मजबूर हो रहा है, लेकिन उसे डर है कि अगर उसके पैर इन मुल्कों की ज़मीन से उखड़ गए तो फिर ईरान के लिए एकदम खुला मैदान हो जाएगा, जो न सिर्फ इजराइल के खात्मे की तरफ कदम बढ़ाएगा बल्कि अमेरिका के लिए खतरा होगा। इस डर में अमेरिका भारी नुकसान उठाकर भी इन मुल्कों में डटा हुआ है। मगर इस नक्शे पर आप नजर डालिए, ये वो इलाके हैं जहां पर ईरान की प्रॉक्सी आर्मी ने अक्टूबर 2023 से अब तक कई बार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया है। इराक में अल हरीर, इरबिल, बलाद, अल असद से लेकर इराक की राजधानी बगदाद तक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अल असद एयरबेस पर 36 बार हमला किया गया। इनमें 20 ड्रोन हमले और 16 रॉकेट अटैक शामिल हैं। अल हरीर एयरबेस की बात करें तो यहाँ 8 ड्रोन अटैक और 1 रॉकेट अटैक किया गया। बलाद एयरबेस पर 1 ड्रोन अटैक हुआ। इरबिल एयरपोर्ट पर 6 ड्रोन और 1 मिसाइल दागी गई। अब आइए सीरिया में अल मालिकिया, ईस्टर्न सीरिया में खरब अल जिर US मिलिट्री बेस, शद्दादी, कोनोको ऑयल फील्ड, ग्रीन विलेज और अल तन्फ में भारी नुकसान पहुंचाया गया। अल तन्फ में 9 बार निशाना लगाया गया और हर बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कोनोको ऑयल फील्ड में 19 बार हमला किया गया, जिनमें 12 ड्रोन और 2 रॉकेट दागे गए। ग्रीन विलेज में 17 बार हमला किया गया, जिसमें 6 ड्रोन और 11 रॉकेट दागे गए। खरब अल जिर बेस पर 11 बार हमला हुआ, 8 रॉकेट और 3 ड्रोन अटैक हुए। तल बैदर बेस में 3 बार ड्रोन अटैक हुआ। जॉर्डन की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन में टावर 22 को निशाना बनाया गया। जनवरी में हुए ड्रोन अटैक में यहाँ 3 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए और तकरीबन 27 सैनिक जख्मी हुए थे। हर हमले में अमेरिका को भारी जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। ये हमले बता रहे हैं कि कैसे अमेरिका ईरान के चिपचिपे जाले में घिर चुका है, न बाहर निकल पा रहा है और न उस जाले में फंसकर ईरान से लड़ पा रहा है। अमेरिका ने सैन्य टकराव के बिना ईरान से निपटने के लिए कई प्रतिबंध लगाए। 1984 में अब तक अमेरिका ने तेहरान के बढ़ते दायरे को रोकने की भरपूर कोशिश की है। ईरान की इस प्रॉक्सी आर्मी को आतंकी घोषित करने से लेकर इनके खिलाफ सैन्य अभियान तक में इजराइल का साथ दिया है, लेकिन इन पर लगाए गए प्रतिबंध पूरी तरह सफल नहीं हो पाए।
2020 में अमेरिकी विदेश विभाग ने अंदाजा लगाया था कि ईरान ने हिजबुल्लाह को हर साल $700 मिलियन दिए, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद गुटों को सालाना $100 मिलियन दिए। 1995 से 2022 के बीच अमेरिका के 5 प्रेसिडेंट्स बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन में 11 ईरानी प्रॉक्सी आर्मी पर प्रतिबंध लगाए। इतना ही नहीं, ईरान समर्थित 13 गुटों के 89 नेताओं को भी बैन कर दिया। ईरान पर आतंकवाद प्रायोजक देश तक का आरोप लगा ताकि पूरी दुनिया इनसे संपर्क खत्म कर ले, मगर फिर भी अमेरिका ईरान को जाल बुनने से नहीं रोक पाया। पिछले वीडियो में हम ईरान समर्थित शिया मिलिशिया गुटों के बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उन्हें देखा जा सकता है। यहाँ शॉर्ट में समझ लें ताकि हम इस सवाल पर बात कर सकें कि आखिर ईरान कैसे तहलका मचा सकता है। इराक में कताइब हिजबुल्लाह 2007 में बना शिया मिलिशिया है, जिसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने हथियारों की ट्रेनिंग दी, फंड दिया। 2009 में अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। इसके महासचिव अबू मेहदी अल मुहंदिस को अमेरिकी गठबंधन और इराकी सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा करने को लेकर बैन कर दिया गया। 2014 में ISIS से लड़ने के लिए इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज में ये गुट शामिल हो गया, लेकिन तेहरान के साथ अपने करीबी संबंध बनाए रखे। मुहंदिस ने 2018 में कहा, मैं हथियारों, सलाह और योजना के मामले में इस्लामी गणराज्य ईरान के समर्थन करने से नहीं हटूंगा। तभी तो ईरान के समर्थन से कताइब हिजबुल्लाह ने साल 2007 से 2011 और 2018 से 2020 तक इराक में अमेरिकी सेना और उसके गठबंधन सहयोगियों पर असरदायक हमले किए। जनवरी 2020 में अमेरिका ने बगदाद में मुहंदिस और कुद्स बल के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमला करके जवाबी कार्रवाई की। असैब अहल अल हक, इसका मतलब होता है मजहबी लोगों की लीग। ये गुट भी इराक में 2006 में बना है। इसे ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और लेबनान के हिजबुल्लाह ने ट्रेन किया है। 2006 और 2011 के बीच जब अमेरिकी सेना इराक से हट गई तो इसने अमेरिका और गठबंधन बलों पर 6000 से ज्यादा हमले किए। 2014 में ये भी नॉर्थ इराक में ISIS से लड़ने के लिए PMF में शामिल हो गया। 20,000 जवानों के साथ PMF में ये सबसे बड़े मिलिशिया में से एक बन गया। इसके नेता हैं अल खजाली, जिन्होंने हाल फिलिस्तीन से इजराइल की जंग को लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल का साथ देना नहीं छोड़ा तो अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा 2013 में बना एक शिया मिलिशिया है। इसे भी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ट्रेन किया। इसका मकसद सीरिया में बशर अल असद शासन के खिलाफ बगावत करने वालों से लड़ना था। 2014 में इसने भी ISIS लड़ने के लिए PMF को ज्वाइन किया। तेहरान से समर्थन मिलना जारी रहा। इसके नेता अकरम अल अब्बास काबी हैं, जो ईरान का समर्थन करते हैं। 2019 में इसे भी आतंकी गुट घोषित कर दिया गया। अल काबी पर तो इस समूह के गठन से पहले ही प्रतिबंध लगा दिए गए थे। बद्र ऑर्गेनाइजेशन, ये 1982 में बना शिया मिलिशिया है, जो अब इराक के अंदर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भी है और संसद में सीटें भी जीती हैं। ये इराक के अंदर ईरान की सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर प्रॉक्सी आर्मी है। सद्दाम हुसैन के शासन से हटने के बाद इराक में ताकतवर बनकर लौटा। 2014 में ये भी PMF में शामिल हो गया और 2014 से 2017 तक ISIS से लड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ताकत थी। अमेरिकी सरकार ने बद्र ऑर्गेनाइजेशन को बैन नहीं किया है। कताइब सैयद अल शुहदा, कताइब सैयद अल शुहदा भी एक शिया मिलिशिया है जो 2013 में बना। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फंड दिया। इसका मूल मिशन सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ असद शासन का समर्थन करना था, लेकिन 2014 में ये भी ISIS लड़ने के लिए इराक के PMF में शामिल हो गया। अमेरिका ने कताइब सैयद अल शुहदा को भी आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। अब बात यमन की। अंसारुल्लाह या हुती। अंसारुल्लाह 1990 के दशक की शुरुआत में पैदा हुआ एक शिया आंदोलन था जो 2004 से यमनी सरकार से लड़ रहा था। हुतियों ने 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और 2015 में राष्ट्रपति अबेर रब्बो मंसूर हादी की सरकार को हटाने में मदद की। 2011 से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का समर्थन मिला हुआ है। 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन के युद्ध में दखल दिया तो ईरान और लेबनानी हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। हथियारों की बड़ी खेप हुतियों को पहुंचाई गई। अमेरिका ने 2014 में 2 हुती सैन्य कमांडरों और 2015 में अंसारुल्लाह के संस्थापक अब्दुल मलिक अल हुती पर बैन लगाए थे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नवंबर 2018 और सितंबर 2020 में
हुथी को एक विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने पर विचार किया था। हुथी विद्रोही समुद्र में लड़ने की ताकत से लैस हैं। 18 अक्टूबर 2023 को हुथी विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल्स लॉन्च की थीं, जिन्हें लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत ने रोक लिया। इसके बाद 27 अक्टूबर को एक और घटना घटी जिसमें ड्रोन और प्रोजेक्टाइल मिसाइल मिस्र में दागे गए। इसके बाद से लगातार इजराइल और उसके समर्थक देशों को हुथी निशाना इलाके में बना रहे हैं। हुथी विद्रोहियों के पास करीब 2 लाख की सेना है। अगर ये सीधे जंग में उतरे तो इजराइल के लिए मुश्किल बन सकते हैं। अब सीरिया पर नजर डालते हैं। ज़ैनाबियों ब्रिगेड। ज़ैनाबियों ब्रिगेड एक पाकिस्तानी शिया मिलिशिया है जिसे 2014 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने ही तैयार किया था और कुद्स फोर्स ने ट्रेनिंग दी। इसने ईरान में रहने वाले पाकिस्तानियों के साथ साथ पाकिस्तान के आदिवासी इलाकों में भी भर्ती की है। इसने सीरिया में असद शासन की सेनाओं के साथ लड़ाई लड़ी है। दूसरा गुट है फातमियों डिवीजन। फातमियों डिवीजन 1980 के दशक में बना एक अफगान मिलिशिया है जो 1990 के दशक में इनएक्टिव हो गया था। 2012 में ईरान के IRGC ने इसे फिर से जिंदा किया। ये मुख्य रूप से ईरान में रहने वाले अफगानिस्तान के हजारा शरणार्थियों से बना है। 2014 से ईरान की IRGC ने सीरिया में असद शासन की तरफ से लड़ने के लिए इस मिलिशिया को तैनात किया है। 2017 में सीरिया में लगभग 50,000 अफगानों को तैनात किया गया था। बहरीन की बात करें तो यहाँ भी ईरान की 2 प्रॉक्सी आर्मी है, सराया अल अश्तर जिसे अल अश्तर ब्रिगेड भी कहते हैं और दूसरा गुट है सराया अल मुख्तार। अल अश्तर ब्रिगेड को आतंकी गुट घोषित किया हुआ है। इसे भी ईरान ही फंड देता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार सप्लाई करता है। इसने बहरीन में सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई हमले किए। जून 2017 में अल अश्तर ब्रिगेड को बहरीन, मिस्र, UAE और सऊदी अरब ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। जुलाई 2018 में अमेरिका ने और 2019 में कनाडा ने भी इसे आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाल दिया और इसे बहरीन के लिए खतरा बताया। लेकिन अल अश्तर भी बाकी शिया मिलिशिया की तरह अमेरिका को आतंकी मानता है, इसलिए वो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ रहता है। उसके ठिकानों को बहरीन में निशाना बनाता है। बहरीन में दूसरी प्रॉक्सी आर्मी है सराया अल मुख्तार। सराया अल मुख्तार को भी ईरान ही पाल पोस रहा है। इसने भी बहरीन में अमेरिका के खिलाफ हमलों की साजिश रची और बहरीन के अधिकारियों की हत्या के लिए नकद पुरस्कार की पेशकश की। सराया अल मुख्तार का टारगेट बहरीन की राजशाही को उखाड़ फेंकना है और अमेरिका को वहां से खदेड़ना है। लेबनान को देखें तो यहाँ है ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी आर्मी हिजबुल्लाह। 1980 के दशक की शुरुआत में एक मिलिशिया बनी जिससे ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से सैन्य और फंडिंग मिली। ये एक राजनीतिक दल था। 1980 के दशक में इसने लेबनान में अमेरिकी सेना के खिलाफ कई आत्मघाती बम विस्फोट किए, कई अमेरिकियों को बंधक बनाया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक 2020 तक हिजबुल्लाह कम से कम 1,30,000 रॉकेट्स और मिसाइलों के साथ दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गुट बन गया था। इसने लेबनान की सरकार में भी शक्तिशाली पदों पर कब्जा किया, जिसके चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने हाल ही में मार डाला। ये गुट खुलकर इजराइल से जंग कर रहा है। इसे अमेरिका ने आतंकी गुट घोषित कर रखा है। अब आते हैं फिलिस्तीन में। यहाँ बड़ा गुट है हमास। इस गुट को भी अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है। इजराइल और हमास के बीच अभी जो लड़ाई चल रही है वो 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे। इस हमले में इजराइल के तकरीबन 1200 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर हमास गाजा ले गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में ऐसी तबाही मचाई कि UN भी रहम की अपील करता रहा, मगर इजराइल का जुल्म नहीं थमा। फिलिस्तीन में जिंदगी तबाह हो गई। इसी जंग के बाद से तमाम ईरान समर्थित प्रॉक्सी आर्मी एकजुट हो गई है। हमास की बात करें तो ये गजा में एक सुन्नी इस्लामवादी मिलिशिया और राजनीतिक पार्टी है। इसके लिए भी यही कहा जाता है कि 1990 के दशक की शुरुआत से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इसको फंड्स देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हमास ने 1990 के दशक में तेहरान में एक ऑफिस भी खोला। अमेरिकी सरकार ने 1995 में हमास पर प्रतिबंध लगाए। 1997 में इसे विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया और 2001 में इसे विशेष रूप से वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। फिलिस्तीन का दूसरा गुट है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। ये गजा में एक सुन्नी इस्लामिक गुट है जिसे 1980 के दशक के अंत से ईरान ही हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। इसका हेडक्वार्टर दमिश्क में है, लेकिन इसने तेहरान में भी दफ्तर बना रखा है। अमेरिका ने पहली बार 1995 में मिडिल ईस्ट में शांति को भंग करने के लिए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद पर प्रतिबंध लगाया था और 1997 में इसे अमेरिकी हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाला आतंकी गुट घोषित कर दिया था। ईरान की ये प्रॉक्सी सेनाएं सिर्फ इन 5 देशों तक महदूद नहीं है, बल्कि सऊदी अरब में भी प्रॉक्सी दिखती है। नाम है हिजबुल्लाह अल हिजाज। हिजबुल्लाह अल हिजाज
1987 में बना एक शिया गुट था जो लेबनान के हिजबुल्लाह की तर्ज पर बना था और ईरान के साथ इसका संबंध था। 2001 में अमेरिका ने 1996 के खोबर टावर्स बम विस्फोट से जुड़े 4 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें 19 अमेरिकी वायुसेना के जवान मारे गए और 372 घायल हो गए थे। तो आपने देखा कि कितने मुल्कों में ईरान ने अपनी आर्मीज खड़ी कर दी हैं। एक तरफ ये प्रॉक्सी आर्मी अमेरिका और इजराइल को उलझाए हुए, दूसरी तरफ ईरान अलग मिशन पर है, मिशन परमाणु ताकत हासिल करने का। और यही वो जवाब है जिसके दम पर कहा जा सकता है कि ईरान प्रॉक्सी आर्मी के जरिए अमेरिका को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि वो तहलका मचा सके। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि यूक्रेन से लड़ने के लिए ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है और उसके बदले रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है उसके साथ में। वॉशिंगटन डीसी में एक समिट के दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि दोनों देश ऐसे समय में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रोसेस में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता जताई गई है। पिछले दिनों जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकटन ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। ब्लिंकन ने कहा था, रूस वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है जो ईरान चाहता है। ये दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु के साथ साथ स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। और ये बात उस वक्त सच भी नजर आती है जब एक हफ्ते पहले ही ईरान ने अंतरिक्ष में 60 किलोग्राम की सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा दिया। सैटेलाइट को कायम 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च ने पश्चिमी मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने तो इस लॉन्च पर बयान तक जारी किया। उसने कहा, हम लंबे समय से यही चिंता जता रहे हैं कि ईरान के अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान कार्यक्रम से लंबी मारक क्षमता वाले मिसाइल सिस्टम को विस्तार देने में उसे मदद मिलेगी। वहीं इस लॉन्च से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी चेतावनी दी थी कि ईरान का एनरिच यूरेनियम भंडार लगातार बढ़ रहा है। उसके पास 4 परमाणु बम बनाने के बराबर का यूरेनियम है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है कि ईरान के पास हथियार बनाने की कितनी जानकारी है या वो कितनी जल्दी ऐसा कर सकता है। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों का मिलकर हथियार बनाना या रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान को जल्द से जल्द बम बनाने में मदद